कब कर रहे हैं, इनिशिएट कब कर रहे हैं, जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, किसके थ्रू, डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू। नेगेटिव टेक्निक भी होती है, नेगेटिव टेक्निक जैसे वार्निंग, डिमोशन या इंक्रीमेंट स्टॉप कर देना, यानी उनको वार्निंग देना, उनको डिमोशन, उनको जो प्रमोशन हो रहा था उसकी जगह उनको डिमोट कर देना, यानी नीचे लेवल पे ला देना। इसके तरह है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट जो सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए होती है। क्या है, ये होती है ग्रुप सेंटर लीडरशिप। ये क्या थी, बॉस सेंटर से बॉस डिसीजन लेता है, बट यहाँ पे ग्रुप सेंटर यानी लीडर के साथ एम्प्लॉई के सबऑर्डिनेट्स भी डिसीजन लेंगे। सोशल नीड्स बेसिकली क्या है, इंक्लूड्स लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, यानी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती। ठीक है, प्यार, दोस्ती, उनको चाहिए होती है इंडस्ट्रियल जॉब्स। तो जब हम उनको जॉब मैनेजमेंट यानी कुछ चैलेंजिंग जॉब्स, इंडस्ट्रियल जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, क्योंकि उनको नया हट के काम करने को मिलता है। तो कोई मीडिया पर्टिकुलर चूज करना है, जैसे लेटर, फोन, कॉल जो भी है, ईमेल एक्सेट्रा। कोई पर्टिकुलर वर्टिकल, ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल, आपस में सेम लेवल पे, इसमें डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट में बात करना, वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। दिस इज सुजय जोशी एंड आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, जो कि बिजनेस स्किल्स का चैप्टर नंबर 7 है। एंड ये बहुत ज्यादा इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। एंड आई वांट यू प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपके लिए वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा डायरेक्टिंग को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर अप करने वाले हैं, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है टर्म 2 के लिए। सो इस के साथ मैंने इसके नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, यहाँ पे आपने देख लिया होगा इंट्रो वीडियो में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है वही मैंने नोट्स में लिखा है, बट मैंने इस मैनर में लिखा है जो आपको चाहिए रहेगा स्कोर करने के लिए बोर्ड में सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, लिखा वही है, बट एक फॉर्मेट होता है उसको लिखने का, एक पॉइंट्स वाइज जो हम लिखते हैं ताकि एग्जामिनर हमें नंबर दे, वो आपको नोट्स में मिले। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को वॉच करने के बाद उन नोट्स को एक बार देखना है और समझना है, मतलब पढ़ना है उस नोट्स को। एंड एक बार उस नोट्स को आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको उठाने क्वेश्चन, क्योंकि लिखना इज द बेस्ट वे कि आपको कैसे याद रहेगी चीजें, कि आपको याद होगी, राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टिंग एक टर्म अगर जो हम पढ़े, डायरेक्टिंग हमारे सबसे मतलब पहला निकल के आता है, लोगों को डायरेक्ट करना यानी उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, वही हमारा मतलब यहाँ पे बनता है। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, यानी उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको इंस्पायर करना एंड उनको मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को, सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि उनके एफर्ट जो वो लगा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करें। मेन एम तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव ही करना है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे एंड उनको मोटिवेट करेंगे, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके, राइट। सो हमारे पास 4 चीजें हमारे पे एलिमेंट्स निकल के आती है कि उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, गाइडेंस, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइड करना। सीधा डेफिनेशन ये हमारा बन जाता है। उसके बाद डायरेक्शन इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स, ये इसका इंपॉर्टेंस भी है, इंट्रो वीडियो में भी इस इंट्रो भी इसका आता है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारे फंक्शन होते हैं वो सिर्फ आपको एक बेस प्रोवाइड करके देते हैं। जैसे हमने प्लानिंग करी और ऑर्गेनाइजिंग करी, हमने सिर्फ रिसोर्सेज, हमने सोचा, हमने रिसोर्सेज लाए, हमने ये सब करा, बट इन दी एंड काम कब शुरू होगा, जब हमको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, जब हमारे सीनियर्स हमको इंस्ट्रक्शन देंगे, चल बेटा काम शुरू कर, तभी काम शुरू होगा। तो यानी कि जितने भी चीजें हम और फंक्शंस में कर रहे हैं सिर्फ हम एक बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टिंग में जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तभी वो सारे काम शुरू होते हैं, यानी सारे एक्शन इनिशिएट होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हमें पता है डायरेक्शन में हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ गए, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करना एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके। तो डेफिनेशन क्या बनेगी एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट डायरेक्टिंग क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ठीक है, ताकि हमारे एम्प्लॉइज को, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, यही हमारी डायरेक्टिंग की डेफिनेशन भी है। सो दिस इज द डायरेक्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है विद इस। सेकंड हमारे पास आता है व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग के हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। अदर फंक्शंस प्रिपेयर बेस फॉर एक्शंस। अदर फंक्शंस कौन से हैं, POSDC, डी कार्ड देते हैं, तो POSC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, सारे अदर फंक्शन सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करके देते हैं। प्लानिंग में हम सब प्लान करते हैं कि कैसे हम लोग रिसोर्सेज क्या क्या हम करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक ऑर्डर में, राइट। और कंट्रोलिंग में हम लोग कंपेयर करते हैं, बट इंडियन स्टार्ट कब कर रहे हैं, इनिशिएट कब कर रहे हैं, जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, किसके थ्रू, डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू, राइट। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स बाय गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो अल्टीमेटली जब इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तभी हमारे सारे क्या होते हैं, काम इनिशिएट होते हैं, राइट। सो वो हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। सेकंड बोलता है कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन। कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन यानी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस मतलब एक नेवर एंडिंग प्रोसेस, हमेशा कंटिन्यूअसली सुपीरियर्स को गाइड करते रहना होता है, इंस्ट्रक्ट करते रहना होता है। एक बार आपने बता दिया कि काम शुरू करो, उसके बाद भी बहुत काम है,
काम में कुछ गलत आ रही है तो उस बेसिस पर उनको इंस्ट्रक्ट करना, बीच में उनका मोटिवेशन कम हो गया तो उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उनको इंस्पायर करना, कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है ताकि हमारे काम अचीव हो सके। कॉन्टिन्यूसली गाइड, यानी कॉन्टिन्यूसली उनको गाइड करते रहना ताकि हमारे काम चलता रहे, ठीक है। फिर आता है थर्ड, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पे, यानी परवेसिव फंक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ, बताया था नहीं सॉरी। परवेसिव फंक्शन बेसिकली पता ही होगा सबको, सबसे कॉमन टर्म है, यानी परवेसिव फंक्शन का, परवेसिव का मतलब एक ही है सारे ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल में, राइट। तो टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल एक परवेसिव फंक्शन है। गाइडेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, हर ऑर्गेनाइजेशन में गाइडेंस चाहिए होती है एंड हर लेवल में चाहिए होती है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को करता है और वो जो सबऑर्डिनेट जिसका सुपीरियर है वो उसको करता है, तो ये प्रोसेस सबको करनी पड़ती है हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल में। परवेसिव मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल में, टॉप मिडिल लोअर सारे लेवल पे। सो एक हमारा हर लेवल पे प्लेस करता है एंड एक परवेसिव फंक्शन है, दोनों की चीजें। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। टॉप टू बॉटम लेवल मतलब सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शंस, ऐसा नहीं होगा कि सबऑर्डिनेट उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है चलिए काम कर, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, हमेशा टॉप से बॉटम लेवल, यानी जो सुपीरियर होगा वो सबऑर्डिनेट को देगा। सुपीरियर मतलब सीनियर, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, ठीक है, जूनियर और सीनियर। तो सीनियर ही जूनियर को देगा इंस्ट्रक्शंस, जूनियर सीनियर को नहीं देगा। तो इसका मतलब यही है कि ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ये सिर्फ वो करता है टॉप से बॉटम लेवल। उसके बाद फिफ्थ बोल रहा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यानी सारा जो इसका मेन फोकस है प्लानिंग का, सब इसको कन्वर्ट करना परफॉर्मेंस पे, इसको स्टार्ट करना, जो बोलते हैं ना इनिशिएट करना एक्शन, यानी सबको एक परफॉर्मेंस के थ्रू लाना, ठीक है। कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस, यानी सिर्फ जो हमने प्लान बनाया उनको परफॉर्मेंस में एक्चुअल में इनिशिएट करना, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो यही मतलब यहाँ पे बोलना चाहते हैं, यानी जो हमने प्लान बनाया उनको कन्वर्ट करना परफॉर्मेंस में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके। परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी सबसे एसेंस मतलब बोल सकते हैं की पॉइंट है उसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्या है, परफॉर्मेंस, यानी काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग के लिए। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके काम शुरू करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सो क्या होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यानी हमेशा फोकस करता है कि परफॉर्मेंस आए, एफिशिएंटली काम हो, चीजें स्टार्ट हो, परफॉर्मेंस निकल के आए। उसके बाद आता है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट बेसिकली करता है, मोल्ड करता है ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इंस्पायरिंग, थ्रू मोटिवेटिंग देम, यानी ह्यूमन का जो बिहेवियर है, कैसा उसका बिहेवियर है, डाउन चल रहा है तो उसको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, तो ये इस पर फोकस करता है ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू गिव बेस्ट एफर्ट्स, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना कि भाई सबसे अपना बेस्ट एफर्ट्स हो, इंस्पायर करो उसको कि अच्छे से काम करो, उसके जैसा बनो। तो इनको बेसिकली हम कर किसके ले रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट के हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। हम किसी नॉन लिविंग थिंग को मोटिवेट तो कर नहीं सकते, तो हमारा मेन हम इसमें किस मोटिवेट करते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्स को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, उनको सब करते हैं, राइट। सो ये क्या होता है, हमारा सिर्फ ह्यूमन एलिमेंट से ही डील करता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड इसको एक बार हम नोट डाउन कर लेना, ठीक है, उसका ये देख लेना। उसके बाद बाकी जो नोट्स है, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। इसके हमारे पास 5 बेनिफिट्स है मेन, ठीक है। सबसे पहला है टू इनिशिएट एक्शंस, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनिशिएट एक्शंस, एम्प्लॉय वर्क ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी सब कुछ करने के बाद काम तो तभी शुरू होगा जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे ऊपर से, सुपीरियर उनको इंस्ट्रक्शन देंगे तभी सारे काम शुरू होंगे। सुपीरियर डायरेक्ट्स एम्प्लॉइज टू परफॉर्म, यानी सुपीरियर को बताते हैं कि अब काम आप शुरू कर दो। तो अल्टीमेटली, और इसका इंपॉर्टेंस क्या बना कि काम अगर शुरू करना है, इनिशिएट करना एक्शन को, तो डायरेक्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो उसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस बन जाती है टू इनिशिएट एक्शंस। सेकंड आता है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, यानी कि देखो अब क्या होता है ना, एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। एम्प्लॉइज अलग अलग पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं। सो डायरेक्टिंग इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब सब अलग अलग लेवल पे आप काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग एटीट्यूड है, सब लोग मतलब अपने अपने एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली क्या करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, प्रॉपर्ली उनको गाइड करके, प्रॉपर्ली उनको मोटिवेट करके, प्रॉपर्ली उनको इंस्पायर करके, ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। सबके जो एफर्ट्स आ रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में आए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो पढ़ा होगा आपने, यानी सारे हमारे जो एफर्ट्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, इस तरीके से डायरेक्ट करता है, क्योंकि सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को। थर्ड, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता है, डज नॉट गिव ओनली ऑर्डर्स, यानी सिर्फ इसका ये काम नहीं है, सॉरी वो गिर गया था मार्कर। तो डज नॉट ओनली गिव ऑर्डर्स, सिर्फ ऑर्डर्स देना ही इसका काम नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दिए, उसके साथ साथ क्या करना, बट थ्रू डायरेक्शंस एंड डायरेक्शंस द सुपीरियर्स मोटिवेट देम एंड मेक देम फील बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिर्फ ऑर्डर देना उनका काम नहीं है, मोटिवेट करना, उनको बिलोंगिंगनेस फील कराना अपने ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी उसके साथ एक काम है। तो ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन उनके लिए काम करता है, राइट। तो जब मोटिवेशन होगा तभी तो काम अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो डायरेक्टिंग में हमारा ये भी फोकस करा जाता है कि उनको मोटिवेट करना और बिलोंगिंगनेस फील कराना अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फोर्थ हमारे पास आता है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये स्टेबिलिटी एंड बैलेंस लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे, डिफरेंट एम्प्लॉइज में डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड, यानी कभी कभी क्या होता है, जो डिफरेंट एम्प्लॉइज है वो कभी कभी डिफरेंट एटीट्यूड ला सकते हैं, काम करते वक्त उनको डिफरेंट, मतलब कोई सेल्स पर्सन है, कोई मैनेजर के बीच में डिफरेंट एटीट्यूड्स डेवलप हो सकते हैं, अपने पर्टिकुलरली ईगो के लिए या पर्टिकुलरली उनके पर्सपेक्टिव के बेसिस पे सब अपना अपना एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं।
सो बैलेंस इज मेड थ्रू डायरेक्टिंग। फिर ऑब्वियस बात है बैलेंस उनके बीच में कौन लाता है, डायरेक्टिंग ही लाता है। कैसे लाता है, उनको समझाता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको गाइड करता है कि ये चीज ऐसे होगी, गलत होगी, आप दोनों इस चीज में एग्री करिए ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पर्सन बोल रहा है डिक्रीज द प्राइस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स पर्सन बोल रहा है कि प्राइस गिराओ ताकि हमारी सेल्स बढ़ सके, वेयरएज हाई ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि प्राइस गिराओ मत, इनफैक्ट बढ़ाओ। राइट, प्राइस गिराओगे तो हमारा रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ाओ तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब दोनों के बीच में डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। सो अल्टीमेटली उनके बीच में बैलेंस कौन लाता है, डायरेक्टिंग लाता है। उनके जो सुपीरियर होते हैं उनको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा करो ताकि हमारा रेवेन्यू भी इतना आए और हमारी जो सेल्स है वो भी डिक्रीज ना हो। सो इस तरीके से उनको डायरेक्ट करना, डिफरेंट एटीट्यूड्स को बैलेंस लाना। फिर आता है टू फैसिलिटेट चेंज। अब बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंट होते हैं चेंजेस के लिए, वो कभी कभी चेंज को अडॉप्ट नहीं करते चेंजेस के साथ जो एनवायरमेंट में हो रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स एम्प्लॉयज हेजिटेट टू अडॉप्ट टू चेंजेस, यानी कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज हेजिटेट करते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज। ठीक है, थ्रू डायरेक्टिंग दे आर टोल्ड द इंपॉर्टेंस। ठीक है, लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू उनको बताया जाता है कि चेंजेस की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव अलग रख के उनको बताते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज के लिए, ताकि वो चीज उसको एक्सेप्ट कर सके, वो चेंज के साथ अडॉप्ट कर सके। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, इफ न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट कर लेते हैं कंप्यूटर आया, कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आई। ठीक है, तो अब जो एम्प्लॉयज है वो बोलेंगे कि हम इसके साथ चेंज नहीं करेंगे, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आप हमें निकाल देंगे, ये चीजें वो सोचेंगे। बट डायरेक्टिंग के थ्रू वो क्या बोला जाएगा कि आप इस चीज को सीखिए, ये आपकी स्किल बढ़ाएगी एंड आपका मार्केट वैल्यू भी बढ़ाएगी, तो आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, घुमा के बताया कि आपके बेनिफिट के लिए है, तो उन्हें क्या करा, उस चेंज के साथ अडॉप्ट करा ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट मिले और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। राइट, सो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है चेंजेस के साथ करने के लिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये फोर्थ हमारे पास आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मतलब कि क्या उसके एस्पेक्ट्स है, क्या क्या उसके अंदर हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन एंड चौथा है लीडरशिप। ठीक है, इन चारों टर्म्स को हम एक स्पेसिफिकली पढ़ेंगे एंड उसके जो सब पार्ट्स होंगे। एंड एक चीज और, ये जो सुपरविजन है ये आपका सिलेबस में है नहीं, सो इसकी वजह से हमें डेफिनेशन समझनी है, उसके बाद हमको इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सुपरविजन। ठीक है, सुपरवाइज करना का मतलब क्या है। ठीक है, सुपरविजन बेसिकली वही है कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनकी परफॉर्मेंस को। जैसे क्लास के मॉनिटर्स होते हैं कि हर स्कूल में जो होते हैं, जो नाम लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड में, कोई कुछ करे, हरकत करे, टीचर कहती है नाम लिख देना, तो उनको मॉनिटर जो होते हैं क्लास को मॉनिटर करना, सेम यहाँ पे बस हम एम्प्लॉइज को मॉनिटर कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को। राइट, सबसे पहले क्या है, सुपर का मतलब ये 2 वर्ड से बना है, सुपर प्लस विजन। ठीक है, सुपर प्लस विजन। सुपर मतलब ओवर एंड अबव, यानी ऊपर से। ठीक है, विजन मतलब सीन, यानी ऊपर से देखना। किसको देखना, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, सुपरविजन मींस सीइंग द एक्टिविटीज फ्रॉम ओवर एंड अबव। सुपरविजन का मतलब एक्टिविटीज को देखना एम्प्लॉइज की ऊपर से। राइट, सिंपल वर्ड्स में बोले तो मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। सिंपल वर्ड्स में ये होगा कि जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना, देखना कैसे काम कर रहे हैं वो लोग। तो इस पूरे उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरविजन। तो बेसिकली सुपरविजन सिर्फ इतना ही है कि जो एम्प्लॉइज है उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, और इस सिलेबस में है भी नहीं, बट इसकी डेफिनेशन दे रखी थी तो हमने डिस्कस कर दी। सो दिस इज सुपरविजन। सो सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो आता है मोटिवेशन। ठीक है, अब मोटिवेशन में डिस्कस करेंगे एंड उसके फीचर्स के जो उसके अंदर टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोटिवेशन होता क्या है, विल टू वर्क, किसी काम को करने की इच्छा। राइट, उसके बाद क्या बोल रहा है, मोटिवेशन इज डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। यानी स्टिमुलेट करना, उनके अंदर एक बूस्ट लाना, उनको इंस्पायर करना एंड इंड्यूस करना, यानी अट्रैक्ट करवाना, ताकि वो परफॉर्म करे अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ। तो क्या स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, और उसके साथ साथ क्या करना, इंड्यूस करना, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ परफॉर्म कर सके। मोटिवेशन का जनरल मतलब वही है जो हम पढ़ते हैं, जो आपको पता है वही है, बट एक डेफिनेशन फॉर्म में हम लिखेंगे वो क्या होगा, स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना एंड इंड्यूस करना, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ परफॉर्म कर सके। उसके बाद ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल टर्म मतलब कि क्या है, अराइजेस फ्रॉम इनसाइड, यानी ये इंटरनली जनरेट होता है, ऐसा किसी पे हम फोर्स नहीं कर सकते। वो जब उसके अंदर खुद नीड होगी, उसकी डिजायर होगी, तभी ये मोटिवेशन अराइज हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसकी इंटरनल फीलिंग है, वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, ठीक है, ये हमने पढ़ा मोटिवेशन, इंड्यूस वगैरह करना। उसके बाद बेसिकली कुछ फ्यू इंटररिलेटेड टर्म्स आते हैं जो हमें पता होने चाहिए। 3 टर्म है बेसिकली, उसको मतलब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले है मोटिव। मोटिव मतलब हमारा एंड गोल क्या है। सपोज कर लेते हैं टू अर्न या प्रमोट होना, तो मोटिव मतलब हमारा एंड गोल क्या है। सपोज कर रहे हैं, जो हमने बोला कि हम लोगों को अर्न करना है वो हमारा मोटिव है, हमको अपनी कंपनी में प्रमोट होना है वो हमारा मोटिव है, तो ये हमारा एंड गोल जो होगा वो होगा हमारा मोटिव। फिर आता है मोटिवेशन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोसेस जिसमें हम वो करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ठीक है, इंस्पायर करते हैं एंड स्टिमुलेट करते हैं, वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेटर्स क्या होता है,
मोटिवेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मोटिवेटर्स मतलब वो सारी टेक्निक्स जिसके थ्रू हम उनको मोटिवेट करते हैं। टेक्निक्स, उनको बोनस प्रोवाइड करना, उनको प्रमोशन प्रोवाइड करना, उनका इंक्रीमेंट करना, उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना, ये क्या है? मोटिवेटर्स है, ये टेक्निक्स है, ये मेथड्स है। सो टेक्निक्स जो होती है जैसे प्रमोशन हो गया, बोनस हो गया, तो ये सब होती है हमारी मोटिवेटर, जो टेक्निक्स हम लोग फॉलो करते हैं मोटिवेट करने के लिए। 3 टर्म पता होना चाहिए। मोटिव जो हमारा एंड गोल है, मोटिवेशन जो प्रोसेस जिसमें हम इंड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ मोटिवेटर्स क्या होते हैं? जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं किसको? मोटिवेट करने के लिए बंदे को। सो दीज आर द 3 इंटररिलेटेड टर्म्स जिसका मतलब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशन होता है विल टू वर्क, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटिवेशन की, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला देखते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब ये इंटरनली जनरेट होता है, जनरेटेड फ्रॉम इंटरनल फीलिंग्स। इंटरनल फीलिंग्स जैसे नीड, डिजायर, ये सब फीलिंग्स के थ्रू जनरेट होता है इंटरनली। कोई बाहर से आपको मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो सिर्फ उसको इंक्रीज कर सकता है, उसकी नीड को, डिजायर को बस जगा सकता है, बट इन द एंड होनी वो इंटरनल फीलिंग्स के थ्रू ही डेवलप है। कैन नॉट बी फोर्स, वही मैंने बोला, इंटरनली जनरेट होती है और कोई इस पर फोर्स नहीं कर सकते मोटिवेट करने के लिए किसी को, ठीक है। एग्जाम्पल, डिजायर टू हैव अ न्यू हाउस। किसी के पास अगर किसी की इच्छा है कि उसको नया घर खरीदना है, तो वो ऑब्वियसली बात है मोटिवेशन तभी तो जनरेट होगा जब उसके पास डिजायर है। इंटरनली उसने डिजायर जब जनरेट करी तभी तो उसको मोटिवेशन मिला। सो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसका मतलब है कि ये इंटरनल फीलिंग है और इसको हम एनफोर्स, जानबूझ के फोर्स नहीं। सेकंड हमारे पास आता है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी क्या इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट द गोल्स कैन बी अचीव्ड, यानी उस तरीके से उनको मोल्ड करता है, इन तरीके से उनको इंड्यूस कराता है ताकि जो वो इस मैनर में बिहेव करे ताकि हमारे गोल्स क्या हो सके? अचीव हो सके, राइट। मतलब एक इंडिविजुअल के गोल्स, राइट। सो क्या है? इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट द गोल्स कैन बी अचीव्ड, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन, अब किसी बंदे को प्रमोशन पाना है तो वो उसी बेसिस पे काम करेगा ना। कंपनी कहेगी कि हम जो बंदे इतने टारगेट्स प्रोड्यूस करेगा उसको हम प्रमोशन देंगे, तो उसका मोटिव बन चुका है, अब वो उसी बेसिस पे काम करेगा। तो अल्टीमेटली उसका बिहेवियर ऐसा बन गया कि उसको गोल अचीव करना है, राइट। एग्जाम्पल है कि प्रमोशन अगर उसको पाना है तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा, उसी तरीके से काम करेगा ताकि उसका गोल अचीव हो जाए और उसका मोटिव जो है, जो उसकी नीड है, जो उसकी डिजायर है प्रमोशन पाना, वो पा ले उस चीज को, राइट। तो सेकंड है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इस तरीके से बिहेव करवाता है। थर्ड है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। मोटिवेटर्स जो होते हैं, मोटिवेटर्स क्या बताया था मैंने? मोटिवेटर्स आपके बोला था मैंने, ये टेक्निक्स जो होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव टेक्निक कौन सी होती है? जैसे प्रमोशन प्रोवाइड करना, बोनस प्रोवाइड करना, इंक्रीमेंट प्रोवाइड करना, ये सब क्या हो गई? एक अच्छी टेक्निक हो गई, पॉजिटिव, जो अच्छा इन्फ्लुएंस, मतलब पॉजिटिव टेक्निक है, राइट। नेगेटिव टेक्निक्स भी होती है। नेगेटिव टेक्निक जैसे वार्निंग, डिमोशन या इंक्रीमेंट स्टॉप कर देना, यानी उनको वार्निंग देना, उनको डिमोशन, उनको जो प्रमोशन हो रहा था उसकी जगह उनको डिमोट कर देना, यानी नीचे लेवल पे ला देना। इसके साथ साथ जो उनका इंक्रीमेंट होने वाला था वो रोक देना। तो ये सब एक तरीके से नेगेटिव मोटिवेटर्स है, बट ये काम करती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं कि जो बहुत ढीठ होते हैं उनके लिए नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है, मोटिवेटर्स काम करते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे इसके भी इंक्लूड करता है। डिफरेंट पीपल नीड डिफरेंट मोटिवेटर्स, यानी कि हर बंदे की मोटिवेशन की जो मोटिवेटर जो उसके लिए काम करेगा वो अलग अलग है। कोई पॉजिटिव के थ्रू, किसी को पॉजिटिव के थ्रू ज्यादा अच्छा काम करा जाता है, किसी को नेगेटिव के थ्रू ज्यादा अच्छा काम करा जाता है। यानी कोई बंदा प्रमोशन पाके खुश होता है तो वो अच्छे से काम करता है, वेयर अगर किसी को डराया जाए तो भी वो अच्छे से काम करता है। अपना अपना पर्सपेक्टिव है, यानी डिफरेंट पीपल नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेटर्स, राइट। सो क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सबके लिए अपना अपना एस्पेक्ट है। फोर्थ आता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बेसिकली होता है आपका एंटोनिम ऑफ सिंपल, यानी एक चीज को बहुत सिंपल है उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देना, बहुत खिचड़ी कर देना, उसको कॉम्प्लेक्स हम लोग बोल सकते हैं। इजीली जज नहीं कर पाते, वो तो बात की बात है। पहले हम करते हैं, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे? डिफिकल्ट टू जज टाइप ऑफ मोटिवेशन टू बी गिवन, यानी इसको जज करना बहुत मुश्किल है किस बंदे को किस टाइप की मोटिवेशन देनी है। किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन अच्छी लगती है, किसी को पैसे के टर्म्स में मोटिवेशन अच्छी लगती है, किसी को नेगेटिव मोटिवेशन उसके लिए काम करती है। तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बंदा अलग अलग, हमने पढ़ा था कि उसकी अलग अलग टाइप की मोटिवेशन की नीड है, अलग टाइप के मोटिवेटर्स उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग प्रीफर करते हैं मॉनेटरी, कोई पैसे के टर्म्स में मोटिवेट होते हैं, कोई पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं, उनको प्रमोशन प्रोवाइड करोगे, उनको इंक्रीमेंट, उनको बोनस, उनको रिस्पेक्ट दोगे तब वो मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग नेगेटिव, कुछ लोग डर के मारे, कुछ लोग थ्रेट के मारे जो होते हैं वो भी प्रमोट होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम लोग नहीं जज कर सकते कौन किस बेसिस पे। सबका मतलब एक एस्पेक्ट नहीं ले सकते कि हम सबको फाइनेंशियली वो करेंगे, इंडिपेंडेंट देंगे, या फिर हम लोग उनको मल्टी बेनिफिट देंगे, सबके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। फिर आता है डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायनामिक मतलब आपको पता ही होगा, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब नेवर एंडिंग, ठीक हो गया। तो क्या है? ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स कॉन्टिन्यूसली चेंज, राइट। हर बंदे की जो डिजायर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड्स गिव्स राइज टू अनदर, यानी एक नीड अगर आपने पूरी कर दी तो आपको नई नीड अराइज होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, राइट।
ह्यूमन डिजायर्स आर अनलिमिटेड। हमको पता है ये ह्यूमन डिजायर्स क्या है हमारी, अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आज ये खरीद लिया तो अब वो पाने के बाद हमको चाहिए कि हम वो खरीद, तो चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है ना। सबको डिजायर कभी खत्म होगी नहीं, करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, वो अचीव हुआ तो चलो वो चाहिए, राइट। सो ये अनलिमिटेड है एंड एक बहुत ज्यादा डायनामिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, राइट। सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ मोटिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक बार नोट भी कर लेना और बाकी नोट्स एक बार देख। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। ये मोटिवेशन का अंदर ही पार्ट है एंड इसमें हम लोग बेसिकली क्या हुआ है, जो मैस्लो जी है उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है कि नीड्स जो होंगी अलग अलग टाइप की है वो इस सीक्वेंस में फॉलो होंगी। सबसे पहले आपकी बेसिक नीड्स हो गई, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, फिर आपकी अलग टाइप की नीड, फिर आपके अपने गोल की नीड। तो इस तरीके से उन्होंने सीक्वेंस बना रखा है नीड्स का कि इस तरीके से फॉलो होंगी सारी नीड्स, और ये जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तब आप एक मतलब ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिखा गया है एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड ड्यू टू देयर नीड्स एंड डिजायर्स, ठीक है। सीधी सी बात है, एम्प्लॉइज होंगे मोटिवेट अपनी नीड्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, इतना हमको पता ही है। उसके बाद मैस्लो हैज गिवन अ सीक्वेंस और हायरार्की ऑफ नीड्स इन द फॉलोइंग वे। हायरार्की और सीक्वेंस एक ही चीज है, स्टेप्स एक ही चीज है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सो उन्हें बेसिकली एक फॉलोइंग में सीक्वेंस दिया कि इस सीक्वेंस में हमारी नीड्स फॉलो होंगी। टोटल 5 नीड्स हमारे पास है, ठीक है। 5 नीड्स क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक हो गया। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इसके assumptions क्या है। सबसे पहले हम नीड्स को पढ़ने से पहले काम करते हैं, हम लोग assumptions पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले assumption इस नीड को पढ़ने के लिए, पहले थ्योरी को पढ़ने के लिए सबसे पहला बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन नीड, यानी सबसे पहले assumption ये है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जैसा वो बिहेव करेगा वो उसकी नीड्स पर डिपेंड करेगा, ठीक हो गया। सेकंड, फॉलो द सीक्वेंस। सेकंड assumption ये बोलता है कि ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, फॉलो दिस सीक्वेंस। आप इसको ऐसा नहीं कि पहले वाली नीड होगी फिर वाली नीड होगी, नहीं, सीक्वेंस यही रहेगा नीड्स का। थर्ड है सेटिस्फाइड candidates need no longer can motivate, sorry, satisfied need can no longer motivate the candidate, ठीक है ना। यानी कि एक बार जो आपने नीड फुलफिल कर दी, सेटिस्फाइड हो गया उस नीड से, वो आपको दोबारा मोटिवेट नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती, तभी आपके assumptions है, ठीक हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द लोअर नीड, यानी एक बंदा अगली नीड में तभी जाएगा जब उसकी पुरानी जो लोअर नीड है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों बोलना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो 4 नीड्स क्या है, सबसे पहला बिहेवियर जो है बंदे की नीड पर डिपेंड करेगा। सेकेंडली इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, उसकी जो नीड एक बार वो सेटिस्फाई कर चुका है वो वाली नीड उसको दोबारा मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। फोर्थ चीज, हायर लेवल वाली नीड में तभी जाएगा पहले अपनी लोअर लेवल वाली नीड को पूरा कर ले। तो ये 4 assumptions हमें पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नीड्स, ठीक है। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए होती है। क्या है, इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये वाली नीड्स को पूरा करना इस पर्टिकुलर उसका एस्पेक्ट है। इट इज केप्ट एट टॉप लेवल बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इस नीड को सबसे हमने बोला है सीक्वेंस फॉलो करना है, इसलिए सबसे पहले यानी नीड क्यों रखी है सबसे ऊपर। इसका बेसिक रीजन यही क्योंकि सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज है जो सर्वाइव कैसे करेंगे, इसलिए नीड को सबसे टॉप पे रखा है। उसके बाद आते हैं सेटिस्फाइड थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव, यानी ये वाली नीड को हम तभी फुलफिल करते हैं जब हमारे पास पैसा हो, यानी मॉनेटरी जो पैसा बेनिफिट या इंसेंटिव मिलेगा उसी के थ्रू हम लोग अपनी इस वाली क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं नीड को। फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बेसिकली यही नीड जो हमारी यहाँ पे इसको फ्यूचर में भी हम फुलफिल कर पाए, वो इस नीड का बेसिकली मेन फोकस रहता है। ensures that physiological needs are fulfilled in future as well, and ये physiological needs हमारी फ्यूचर में भी फुलफिल हो पाए, वो इस नीड पे फोकस करता है, राइट। अब इसके अंदर 2 टाइप की हमारे पास बेसिकली नीड्स होती है जिसको सिक्योरिटी वाइज हमने डिवाइड करा है। एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा, यानी मेडिकल इलनेस जो आपकी होती है, एक्सीडेंट्स होती है, उससे सेफ्टी पाने के लिए हमें थोड़ा फंड्स अपने पास रखना पड़ेगा, राइट। सेकेंड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड टू मीट द फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स। इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी इतना फंड हमारे पास होना चाहिए कि हम अपनी फ्यूचर की फिजियोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा कर सके, ये वाली नीड्स को। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिजिकल, इतना पैसा होना चाहिए कि हम कभी इल पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा होना चाहिए। सेकेंडली, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अपनी फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड, यानी रोटी, कपड़ा, मकान हमारा फ्यूचर में भी फुलफिल हो जाए, उतने पैसे भी हमारे पास होने चाहिए। तो इस नीड में हमारा मेन फोकस ये रहता है। अब ये सेटिस्फाइड किसके थ्रू होता है, ये किसके थ्रू सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब सेटिस्फाइड मॉनेटरी इंसेंटिव, यानी इस नीड को पूरा करने के लिए भी आपको पैसे वाले इंसेंटिव चाहिए, पैसा चाहिए इसको नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। बिना पैसे के नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। तो सेकंड होगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तीसरा आता है सोशल नीड्स, एफिलिएशन या फिर बिलोंगिंग नीड्स। तो अब मैं सोशल नीड्स बोलता हूं सिर्फ इसको। एक सोशल नीड्स बेसिकली क्या है, इंक्लूड्स लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, यानी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ठीक है। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, हाँ।
तो इंक्लूड्स लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ठीक है, यानी एक ग्रुप के साथ मिलना जुलना, मतलब उसको एक बार उसने अपने पैसे वाली नीड्स पूरी कर ली जो उसको फ्यूचर में करनी है, ये नीड्स स्टेप वाइज चल रही है, ठीक है, पहले हमने यारी नीड पूरी करी, अब हमने यारी करी, तब हमारे इस नीड में कि अब एक बंदे ने इतना कमा लिया, उसको आनी है सोशल नीड्स में, ठीक है, यानी उसको लव, अफेक्शन और फ्रेंडशिप की जो नीड्स है वो पूरी करना, ग्रुप टुगेदर, मतलब जो बोलते हैं ग्रुप होना पूरा, वो चीज वहां पे नीड्स पूरी करना सोशली। इसमें क्या होता है, जो होते हैं एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बेसिकली करते हैं स्मॉल गेट टुगेदर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर प्रोवाइड करते हैं, यानी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ये नीड्स एम्प्लॉय की पूरी हो सके बंदे की, ठीक हो गया। इन नीड्स को सेटिस्फाई किसके थ्रू करा जाता है, दीज आर सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। इस नीड्स को कराने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे से आप मोहब्बत नहीं खरीद सकते, पैसे से आप दोस्ती नहीं खरीद सकते, वो अनमोल है। सो यहाँ पे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू ही ये सेटिस्फाई होती है, राइट, पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई बिना पैसों के भी कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू ये सेटिस्फाई होती है। तो क्या है, थर्ड नीड सोशल नीड्स, इसका ऐसे नाम है सोशल नीड्स एफिलिएशन, और या फिर इसको बिलोंगिंग नीड भी बोलते हैं, सोशल नीड्स बोलता हूं मैं, तो आप भी बोल सकते हैं, बाकी लिखने में सोशल नीड्स एफिलिएशन, ठीक हो गया। तो तीसरी हो गई सोशल नीड्स। अब उसने पैसा, उसने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, फ्यूचर की भी अपनी सेफ्टी कर ली, अब उसने अपनी दोस्ती उसकी भी कर ली, मोहब्बत वगैरह। फोर्थ उसकी आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स यानी उसकी रिस्पेक्ट लाना, एक रिकॉग्नाइजेशन होना उसकी, कि अपने दोस्तों के सामने, अपनी किसी लोगों के सामने उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करे लोग। तो इसमें हमारे रिलेटेड होता है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन के थ्रू। ये जनरली डिमांडेड बाय हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, यानी ये जो नीड है ये डिमांड करी जाती है हायर लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए, क्योंकि जो हाई लेवल एम्प्लॉयज उनके पैसा उन्होंने काफी कमा लिया, अंधा पैसा उन्होंने कमा ही लिया, अब उनको बेसिकली चाहिए एक रिस्पेक्ट, उनको चाहिए रिकॉग्नाइजेशन। वेयरएज लोअर लेवल एम्प्लॉयज अभी भी पैसे के लिए मार रहे हैं, तो उनको ये नीड अभी फोकस नहीं करी जाती है, डिमांड नहीं करी जाती उनके लिए, बट अभी जो हाई लेवल एम्प्लॉयज है उनको ज्यादा ये चीज नीड्स चाहिए होती है, स्टीम नीड्स फुलफिल करने के लिए। इनको सेटिस्फाइड कराया जाता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, राइट, ये भी पैसे के थ्रू आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज अपने आपको पैसा देकर अपने आपको रिकॉग्नाइज नहीं करवा सकते, राइट। सो सेटिस्फाइड टू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक हो गया। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब सब कुछ प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, सब कुछ जो आपको बनना है बन जाना, राइट। क्या रियलाइजिंग और रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ, यानी आपका जो एम है लाइफ का, उसको या तो रियलाइज कर लेना कि ऐसे करना है, या उस पर पहुंच जाना, राइट। वन हु बिकम्स व्हाट ही वांट्स टू, यानी एक बार वो बंदा बन चुका है जो उसको एक्चुअली में बनना है, जैसे आप कुछ बनना होगा, आपको सीए बनना होगा, आपको कुछ बनना होगा, आपको साइंटिस्ट बनना होगा, तो वो चीज जब आप बन जाते हैं तब पता चलता है कि उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो बन चुकी है, हो चुकी है, जो भी उसको बनना है, राइट। सो इंक्लूड्स ग्रोथ, अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी ग्रोथ, अचीवमेंट ऑफ गोल, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो इस तरीके से इसके अंदर नीड्स के अंदर होता है, ठीक है ना। अपने गोल्स को अचीव करना, ग्रोथ, ये सबका मेन फोकस ये रहता है ना, अपनी ग्रोथ करना, ये सब चीजें, तो ये नीड्स भी यहाँ पे आ जाती है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब जो तुम हो, जो तुम बनना चाहते हो बन जाओ। तो 5 नीड्स हमारी कवर होगी। सबसे पहला बेसिक रोटी मकान और कपड़ा, उसके बाद ये रोटी मकान और कपड़ा फ्यूचर में भी फुलफिल करवाना। तीसरा अपने लव अफेक्शन, ये चीजें, दोस्ती वोस्ती। फिर उसके बाद उसकी आती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। 5वां आता है कि बेसिकली जो बनना चाहता है वो बन जाए। तो ये 5 नीड्स हमारी हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये एजम्पशन से याद रखना, सीक्वेंस फॉलो करना है, बिहेवियर डिपेंड करता है नीड के ऊपर, तो ये एजम्पशन के साथ ये नीड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मोटिवेशन के अंदर इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव यानी बेसिकली रिवॉर्ड, ये सब मोटिवेशन के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज इसको अच्छे से एक बार नोट करते जाना, एक बार कर लेना, फिर आपको कभी चैप्टर भूलेंगे नहीं। एंड आपको A to Z ये पूरा चैप्टर कराऊंगा, थोड़ा लंबा जा सकता है मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है। हाँ, एक टॉपिक और बचा है इसके बाद, इसका लीडरशिप, इसके डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, उसके अलावा बचा कम्युनिकेशन। इसमें जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो तो है नहीं, तो उसका बस एक फॉर्मल और इनफॉर्मल बचा, फिर चैप्टर खत्म है। प्लीज को एक बार पूरा वॉच कर लेना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको इस वीडियो के बाद आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको उठाने पड़ेंगे सिर्फ क्वेश्चंस जो आप सैंपल पेपर के साथ कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं, अब हमारे पास आता है व्हाट आर इंसेंटिव्स, ठीक है। ये मोटिवेशन के अंदर ही पार्ट है। इंसेंटिव्स बेसिकली क्या होते हैं? इंसेंटिव इज डिफाइंड एज द मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली। यानी इंसेंटिव मतलब मॉनेटरी या पैसों के टर्म्स में रिवॉर्ड, या नॉन मॉनेटरी या बिना पैसों के टर्म्स में किसी और टर्म्स में रिवॉर्ड करना। क्योंकि उन्हें एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्हें काम एफिशिएंटली करा है, राइट। सो इंसेंटिव इज डिफाइंड एज द मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज फॉर कंट्रीब्यूटिंग एफिशिएंटली। जब एफिशिएंटली काम करते हैं तो उनको जो रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव, राइट। मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन मॉनेटरी दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, रिवॉर्ड क्या होता है? बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, ये बताना चाहिए हमको, पता ही है जैसे समझ आ रही है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव बेसिकली कितने? 2 टाइप के हमारे पास इंसेंटिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं? कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन इंसेंटिव्स को हम लोग मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स, वेयरएज
which cannot be calculated in terms of money will be called as non-monetary या non-financial incentives, right? अब देखना मॉनेटरी इंसेंटिव्स बेसिकली किसकी कौन ज्यादा प्रेफर करता है, जिनके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स है, रोटी कपड़े मकान की नीड है, एज वेल एज सोशल एंड सिक्योरिटी, यानी फ्यूचर में भी अपनी नीड को पूरा कर पाना, उनके लिए ये वाले ज्यादा बेटर रहते हैं। एंड ये किसके लिए बेटर रहते हैं, नॉन मॉनेटरी वाले मैंने बताया था किस रहते हैं, जो होते हैं हमारे सोशल नीड्स जिनको पूरी करनी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी करनी होती है, सेल्फ एस्टीम नीड पूरी करनी होती है, उनके लिए नॉन मॉनेटरी ज्यादा सुटेबल होते हैं। ठीक हो गया। अब हमें पढ़ना है बेसिकली जो इसके अंदर कितने टाइप के हमारे पास मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें आपको बस समझना है एक बार। सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। पहला होता है पे एंड अलाउंसेस, यानी जो जनरल सैलरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने जो काम कर रहे हैं हमारे वहां, उसमें अगर हम उनको इंक्रीमेंट देंगे, उनको थोड़ा सैलरी बढ़ा के देंगे, टाइम टू टाइम सैलरी देंगे, तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है उनके लिए, जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में है। सो पहला आता है पे एंड अलाउंसेस, जो कि हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी या वेजेस। सेकंड आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि बेसिकली जो हमारी कंपनी है उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें जो एम्प्लॉइज है, कैंडिडेट्स है, उनको शेयर देना, ये भी बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है। इसमें क्या होता है, फर्म बोलती है कि अगर हमारा मिनिमम 30% का प्रॉफिट आना चाहिए और उसके आगे जितना भी एक्सीड करेगा, 30% से जितना भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा उसमें आपको शेयर मिलेगा। सो ये बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है हर एम्प्लॉय के लिए, कि वो चाहते हैं कि चलो हम प्रॉफिट ज्यादा लाएं, ज्यादा एफिशिएंटली काम करें, तो उनको मोटिवेशन आता है। सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो ये प्रॉफिट में शेयर देना। तीसरा आता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें से उनको प्रॉफिट में शेयर मिलता ही मिलता है, एज वेल एज कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेशन भी मिलता है उसके डिसीजन लेने में। जहां पे तो सिर्फ उनको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, जहां पे प्रॉफिट में शेयर मिलने के साथ साथ उनके जो कंपनी में पार्टिसिपेशन है उसमें भी आएगा, डिसीजन मेकिंग में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, वो लोग इश्यू करते हैं शेयर्स को, इश्यू ऑफ शेयर, यानी उनको शेयर्स देते हैं कंपनी को, जो अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनको, यानी यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलेगा और पार्टिसिपेशन भी मिलेगा एम्प्लॉइज को इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा ऊपर वाले में प्रॉफिट शेयरिंग में, राइट। फोर्थ आता है बोनस। बोनस क्या होता है, ये होता है बेसिकली आपका एक वन टाइम रिवॉर्ड, जो जनरली मिलता है हमें फेस्टिवल्स के टाइम पे, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गई, ईद हो गई, इस टाइम पे हमें बोनस मिलता है, जो कि हमारे रेगुलर सैलरी से अलग होता है, राइट। बोनस बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मनी मिल सकता है, इन टर्म्स ऑफ फ्री वेकेशन ट्रिप्स, आपको भेज दिया कहीं गोवा, बैंकॉक वगैरह सब जगह, तो वो फ्री उसमें रूप में मिल सकता है। तो ये हमारे पास होता है एक बोनस, यानी वन टाइम रिवॉर्ड, जो कभी कभी मिलता है, स्पेशली मिलता है आपका फेस्टिवल्स के टाइम पे, राइट। बोनस हो गया वन टाइम रिवॉर्ड। फिफ्थ आता है कमीशन। कमीशन याद रखना सिर्फ मिलता है सेल्स डिपार्टमेंट में जो बंदे काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको अपनी सैलरी तो मिलती है, लेकिन हर सेल के साथ उनको उसका कमीशन भी मिलता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल्स में काम कर रहे हैं उनका जो कमीशन है वो फिक्स रहता है हर सेल के साथ, तो जितना ज्यादा सेल उतनी ज्यादा उनको कमीशन मिलेगी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है कमीशन। सिक्स आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। जब हम वेजेस क्या होते हैं बेसिकली, जो हम पर्टिकुलरली एक काम के बाद उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव लेबर्स होंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे, उतने ज्यादा उनको वेजेस मिलेंगे। तो ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है उनके लिए, वो सोचते हैं हम और प्रोडक्टिव बने, हम और एफिशिएंट बने, ताकि हमको ज्यादा वेजेस मिले। एक आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, एक होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, अगर मैं सही, हाँ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसमें क्या होता है, जो ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको ज्यादा वेजेस मिलते हैं, जब कम होते हैं उनको कम मिलता है। तो ऐसा मोटिवेशन काम करता है कि हम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे तो हमें ज्यादा क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। सो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव उतने ज्यादा आपको वेजेस मिलेंगे। सेवेंथ आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स बेसिकली जो आपको काम करने के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे, यानी जैसे आपका ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड, आपका पेंशन जो मिलती है स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो वो भी एक मोटिवेशन के लिए काम करती है, कि उनको लगता है कि ठीक है, हमें ये लोग इतना अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग मोटिवेट होते हैं, वो अच्छे से और काम करते हैं। ठीक हो गया। एट आता है पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड, या फिर हम इसको परक्विस भी बोल सकते हैं। तीन है, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड परक्विस, सब तीनों एक ही चीज है। इसका मतलब है अलग से पैसों के टर्म्स में नहीं, क्या मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देना, ये सब। तो ये हमारे पास होता है आपका पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्विस, ठीक है ना, जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो पैसों के टर्म्स में नहीं होती है, लेकिन उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं, कि इतने का इंश्योरेंस दिया, इतने 5 लाख का इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही याद रखना, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका फैसिलिटी जो भी अलग अलग टाइप की है, वो सब इसके अंदर आता है, राइट। हम मनी के टर्म्स में इन्वर्ट कर सकते हैं हर चीज को, इंश्योरेंस को तो हम कर सकते हैं मेडिकल के टर्म्स में, वो पैसे के टर्म्स में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, मॉनेटरी इंसेंटिव जो पैसे के टर्म्स में हम देते हैं, जो हम पैसों के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के पार्ट्स। अब हमारे पास क्या आता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हम लोग उनको देते हैं नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में। सबसे पहला है स्टेटस। स्टेटस मतलब उनको एक रैंक देना, उनको एक रिस्पेक्ट देना, एक पर्टिकुलर उनका स्टेटस रखना कि इस बंदे का स्टेटस बहुत ऊपर है,
तो ये बहुत ज्यादा अच्छा उनको मोटिवेशन के लिए काम करता है। अगर उनको हम अच्छा स्टेटस दें, उनकी अच्छी रैंक रखना, उनको एक अच्छी पोजीशन में रखना, उनको अच्छी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, तो वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, उनको अच्छी रैंक में रखना ऊपर, जहां पे उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिले। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट रिलेट करता है आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन के बीच में, यानी जो सीनियर है, जो मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, यानी जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर वो अच्छे से ट्रीट करेगा तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है। जो एम्प्लॉयज नए आते हैं उनको लगता है हाँ मैनेजर हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हमको अपना समझ के बात कर रहे हैं, तो वो एज अ मोटिवेशन उनके लिए काम करता है कि वो, इसका मतलब है कि वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सो एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन की तरह काम करता है। सीनियर और जूनियर का रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन काम करता है दूसरे एम्प्लॉयज के लिए। ठीक हो गया। थर्ड आता है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रमोशन। ठीक है, तो हम प्रमोशन के टर्म्स में बात कर लेते हैं, यानी उनका करियर एडवांस करना, उनको प्रमोशन प्रोवाइड करना। तो एम्प्लॉइज को पता होता है कि हमें प्रमोशन मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए एफिशिएंटली काम करते हैं, उनको एक गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगर हम अच्छे से एफिशिएंटली काम करेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा। सो इट एक्ट्स एज अ गुड मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉइज, राइट। तो प्रमोशन हो गया एग्जांपल। फोर्थ आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट को हम लोग असाइनिंग ऑफ चैलेंजिंग जॉब भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सिंपल काम कर करके, तो उनको क्या चाहिए होती है, उनको चाहिए होती कुछ चैलेंजिंग जॉब्स, उनको चाहिए होती कुछ इंटरेस्टिंग जॉब्स। तो जब हम उनको जॉब मैनेजमेंट यानी उनको चैलेंजिंग जॉब्स, इंटरेस्टिंग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, क्योंकि उनको कुछ नया हटके काम करने को मिलता है। सो दैट ऑल्सो एक्ट एज अ गुड मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉइज, राइट। सो जॉब एनरिचमेंट यानी इंटरेस्टिंग जॉब्स प्रोवाइड करना, उनको चैलेंजिंग जॉब्स प्रोवाइड करना जो उनको चैलेंज कर सके, वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए काम करती है। फिफ्थ आता है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन याद रखना, ईगो उनका हर्ट नहीं करना, उनको रिकॉग्नाइजेशन कराना, उनको जो दूसरे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करना। वो कुछ अच्छा काम करें तो उनको रिवॉर्ड करना, सर्टिफिकेट देना सबके सामने, जो एम्प्लॉइज हैं सब कंपेनियनशिप के सामने, कंपेनियंस के सामने। वेयर अगर वो कोई गलती करें तो उनको डांटना, मतलब उनको समझाना, बट प्राइवेटली, पब्लिक में उनको डांटना नहीं है। रिवॉर्ड उनको पब्लिक में देना है, बट डांटना उनको प्राइवेटली में है अगर वो कुछ गलती करते हैं, राइट। तो क्या होता है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, यानी उनका ईगो हमेशा सेटिस्फाइड रखना, उनको रिकॉग्नाइज करवाना अपने कंपेनियंस के बीच में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सिक्स आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मींस अ परमानेंट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको जॉब से हम कभी नहीं निकालेंगे, एक पर्टिकुलर ने लिख के दे दिया। अब किसी का मतलब कोई किसी को नहीं निकाल सकता जॉब से, अब वो निकाल नहीं सकता जॉब से। सो ये भी बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इस चीज का गलत फायदा उठा जाता है। जैसे मैं बोलूंगा नहीं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं, उनको पता होता है कि उनकी जॉब जो होती है फिक्स होती है, तो वो लोग उतने प्रोडक्टिवली काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमारी जॉब तो जानी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा केयरलेसली भी काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है जॉब सिक्योरिटी देना, यानी कभी भी तुमको नहीं निकालेंगे, पर्टिकुलर हम तुमने एम्प्लॉयमेंट रख लिया लाइफ टाइम के लिए। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गुड मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉइज। सेवेंथ आता है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन बेसिकली जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन, जो काम करने वाले एम्प्लॉय उनका भी अगर पार्टिसिपेशन लेंगे, उनकी भी अगर डिसीजन मेकिंग में राय लेंगे या उनकी भी एडवाइस मानेंगे, तो वो एक उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ हमें भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जा रहा है, और जो काम हम करने वाले हो हमारे उसमें एडवाइस दी गई है, हम जो हम काम करने वाले हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी भी बात सुनी गई है, हम भी इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में। सो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉइज। एट्थ आता है ऑटोनॉमी या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ऑटोनॉमी या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब उनको फ्रीडम देना काम करने की, यानी तुम अपने मर्जी से जैसा काम करते हो करो। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन देता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब हमें ही पूरा काम दिया गया है, तो हम और अच्छे से अपनी स्किल को यूज करके एक बहुत अच्छा काम करके देंगे, और इनको दिखा देंगे कि इन्हें हम पे भरोसा करा, हमको फ्रीडम दी काम करने की, तो हमने बहुत अच्छा काम करा। सो ये भी मोटिवेशन का सोर्स एम्प्लॉइज के लिए होता है। सो दीज आर द 8 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मोटिवेशन जो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, राइट। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, 2 टाइप के, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, राइट। पहला एलिमेंट हमने पढ़ लिया, वो था मोटिवेशन, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था सुपरविजन, सेकंड हमने पढ़ा मोटिवेशन। अब तीसरा है हमारा लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप बेसिकली जो हम बोलते हैं लीडर जो होते हैं, उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। मेन टर्म यहाँ पे क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके। एंड गोल तो हमारा वही है ना, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, बार बार यही बोल रहा हूँ। सो हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं अपने कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉइज को, ताकि वो इस तरीके से काम करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके। इन्फ्लुएंसिंग मतलब आपने सुना ही होगा, ऐसा बोलते नहीं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर एक्ट से, या अपने पर्टिकुलर जो भी वो कंटेंट ला रहे हैं, तो उससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो दैट इज लीडरशिप बोल सकते हैं हम लोग तरीके से। लीडरशिप थोड़ा वाइड टर्म हो जाएगा एक तरीके से, बट इन्फ्लुएंस करना लोगों को ताकि हमारे अचीवमेंट हो सके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के, या पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफाइड गोल के लिए। इन्फ्लुएंसिंग योरसेल्फ इज नॉट अ लीडरशिप,
यानी खुद को इन्फ्लुएंस करना लीडरशिप नहीं है। जब आप जनता को, जब आप पब्लिक को या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करो तब लीडरशिप होगी, राइट। सो दिस इज लीडरशिप, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस करना इज लीडरशिप, सस्ते शब्दों में, ठीक हो गया। व्हाट आर द फीचर्स, यानी क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीडरशिप की, क्या होती है। सबसे पहला है इंडिकेट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। क्या है, एक एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, ठीक हो गया, पहला तो पता ही हमको। सेकंड, ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, ठीक हो गया, दूसरों के इन्फ्लुएंस करके उनके बिहेवियर में चेंज लाने का भी ये ट्राई करता है। सेकंड फीचर ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई इसका एक्सप्रेशन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है और जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। तीसरा है शोज रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। शो करता है कि मतलब रिलेशनशिप पता चल जाता है लीडरशिप के थ्रू कि कौन लीडर है कौन फॉलोअर है। उसका कॉन्फिडेंस लीडर का ज्यादा होगा, वो ज्यादा एक तरीके से डोमिनेट करेगा, तो पता चल जाएगा कि लीडर रिलेशनशिप कैसा है लीडर और फॉलोअर के बीच में। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। फोर्थ आता है डन टू अचीव कॉमन गोल। ये करा जाता है, लीडरशिप करा जाता है किसी भी पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, राइट, फोर्थ फीचर। फिफ्थ आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूसली लीडरशिप करनी होती है, यानी कंटिन्यूसली लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है अचीव करने के लिए अपने गोल को। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। सो फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या क्या है। सबसे पहला बेसिकली इंडिकेट करता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना दूसरों को, ठीक है। ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज लाना। तीसरा, रिलेशन शो करता है लीडर और फॉलोअर के बीच में। चौथा, किसी गोल को अचीव करने के लिए कहा जाता है। पांचवा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, यानी कितने टाइप की लीडरशिप होती है। यानी स्टाइल ऑफ लीडरशिप मतलब वो जो लीडर है उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, कैसा उसका स्टाइल है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो ये सब डिफरेंट स्टाइल के बेसिस पे हम लोग तीन तरीके से बोल सकते हैं। लीडरशिप के तीन होते हैं बेसिकली स्टाइल्स, ठीक है। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, यानी जिसमें क्या होता है वो बॉस सेंटर्ड होती है, यानी दूसरों को मौका नहीं देना कि अपने एक्सप्रेशन रखना, कोई फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करना, जैसा मैंने बोला वैसा तू करेगा वाली बात, ठीक हो गया। इसको अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, नाम से पता चल रहा है इसमें डिसीजन तो बॉस ही लेता है, बट जो इंप्लॉइज है, जो नीचे वाले लोग हैं, उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी राय रखें, वो भी पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग, ठीक हो गया। तीसरा आता है फ्री रेंज या लीडरशिप, इसको हम लाइसेंस फायर भी बोलते हैं, यानी कि इसमें तो पूरा ही काम इंप्लॉइज को दिया था, भाई तुम ही सोचो, तुम्हें जो करना है, पूरी फ्रीडम है तुम्हें, तुम हेट करो सब, हमसे कोई मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, राइट। तो पूरा ही फ्री कर देना, कुछ भी उसमें अपने डोमिनेंस नहीं करना, लीडर अपनी तरफ से कुछ डोमिनेट नहीं करता, कहता है तुम ही काम करो जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारा मन है वो करो, राइट। तो फ्री रेंज या लाइसेंस फायर भी इसको हम बोलते हैं। तो इन तीन को हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक बचा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो ये तीन हमारे पास क्या, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, फ्री रेंज। ऑटोक्रेटिक यानी बिल्कुल बॉस सेंटर्ड, सिर्फ बॉस ही काम कर रहा है, इसमें बॉस तो कर रहा है बट उसमें ओपिनियन ले रहा है अपने एम्प्लॉइज का भी। फ्री रेंज, बॉस कह रहा है तुम ही करो सब। आई नो यार चैप्टर थोड़ा लंबा जा रहा है, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि हम एक ही वीडियो में किल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर डायरेक्टिंग को। सो ब्रेक ले लो, भले लेना 5-10 मिनट का, बट इसके बाद अभी वापस आ जाओ, क्योंकि एक बार जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। सो अगर आप अभी तक बने हो, राइट। सो अब हम लोग बेसिकली जो हमने पढ़ा था इससे पहले, वो हम लोग अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल में पढ़ी थी उसको पर्टिकुलर डिस्कस कर लेते हैं। उसका हमारा कम्युनिकेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बचा है, बस फिर चैप्टर खत्म, ठीक हो गया। सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव, ठीक है। ये कौन सा होता है, जब मैंने बोला था जब एक लीडर अपना डोमिनेंस रखे तो क्या होगा, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, यानी जब पूरा बॉस ही बिल्कुल चल रहा है कि सब मेरी ही सुनो, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप, ठीक है। यानी बॉस सेंटर्ड, लीडर डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, दैट इज ही सेंट्रलाइजेस पावर टू हिमसेल्फ, यानी वो डेलीगेट नहीं करना। डेलीगेट करना बेसिकली अपनी जो अथॉरिटी है उसको थोड़ा अपने नेक्स्ट वाले लोअर लेवल को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे कोई भी डेलीगेशन नहीं होता है अथॉरिटी का, लीडर अपनी मनमानी करता है, दैट इज ही डिसेंट्रलाइजेस पावर टू हिमसेल्फ, यानी सारी पावर अपने पास ही रख लेता है जितनी भी अथॉरिटी है। फिर आता है ही वांट्स एवरीवन टू फॉलो हिम ब्लाइंडली, वो चाहता है कि सब लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, ठीक हो गया। एग्जाम्पल है हिटलर, हिटलर से बड़ा कोई एग्जाम्पल मेरे को लगता नहीं है आपने सुना होगा। सो हिटलर एक एग्जाम्पल है जो डोमिनेंस करता है, लेकिन ये क्या है ना, ये सिर्फ एक इन्हें फ्लोचार्ट दे रखा है ये समझाने के लिए। देखो लीडर है, सबसे ऊपर डोमिनेट कर रहा है सबऑर्डिनेट को सबको यहाँ पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो लीडर सबसे ऊपर है, सबको डोमिनेट कर रहा है फ्लोचार्ट के थ्रू, ठीक हो गया। अब इसके देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी क्या है। सबसे पहला ऑटोक्रेटिक के क्या है, एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली लीडर को बार बार पूछना नहीं पड़ेगा दूसरे से कि क्या मैं डिसीजन ले रहा हूँ, उसकी मर्जी है, वो सीधे ले लेगा, तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू लीडर्स, जो लीडर्स को सेटिस्फैक्शन मिला है, क्योंकि वो ऑलरेडी डोमिनेंस में, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो खुश है कि मेरा राज चल रहा है, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिला हुआ है। सो प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू लीडर्स। तीसरा है लेस कॉम्पिटेंट कैन बी फिल्ड इन लोअर लेवल, यानी कि जब पूरा काम ही लीडर को करना है, डिसीजन भी लीडर को लेना है, तो नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको अगर आप
लेस स्किल वाले या लेस कॉम्पिटेंट यानी लेस नॉलेज वाले बंदे रखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उनको दिमाग लगाना ही नहीं, उनको तो सिर्फ काम करना है जो लीडर बोल रहा है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो अगर लेस कॉम्पिटेंट बंदे भी नीचे रखोगे तो चल जाएगा। कैन बी फिटेड एट लोअर लेवल, फिटेड होता है टर्म या फिट होता है, जो भी होता है देख लेना। फिर है मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन स्पीड इज रिक्वायर्ड, यानी जब जल्दी काम करवाना है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है, राइट। जब जल्दी काम कराना है क्योंकि दूसरे से पूछना है ही नहीं, सिर्फ अपना ही काम करना है, राइट। सो पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डिसएडवांटेज तो पहला लो मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, डेफिनेटली एम्प्लॉइज को सुना ही नहीं जा रहा है, उनको कंसीडर ही नहीं करा जा रहा है डिसीजन मेकिंग लेने समय, तो उनको मोरल जो होगा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। दूसरा, इनिशिएटिव लेवल डिक्रीजेस ऑफ एम्प्लॉइज, हाँ क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहा, सबका एक ही रीजन है और इतना ही लिखना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। सो इनिशिएटिव लेवल डिक्रीजेस ऑफ एम्प्लॉइज, उनको मौका ही नहीं मिल रहा तो इनिशिएटिव कैसे लेंगे। तीसरा, क्रिएटिविटी रिड्यूसेस, मौका ही नहीं मिल रहा तो अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे, तो अल्टीमेटली वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी। फोर्थ, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, डेवलपमेंट होगा ही नहीं, पार्टिसिपेशन है ही नहीं, वो अपने आइडियाज ही नहीं रख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जो लीडर बोल रहा है सिर्फ वही कर रहे हैं, तो कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। तो इसमें आपको बस इतना ही देखना है कि क्या इसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज, इतना ही करना है। सुटेबिलिटी यानी किस कंडीशंस में सुटेबल हो सकता है। पहला, व्हेन सबऑर्डिनेट आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, यानी नीचे वाला अनएजुकेटेड अनस्किल्ड है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें उनको दिमाग लगाना ही नहीं है, सब काम तो लीडर को ही करना है, वो बॉस ही बना हुआ है, उसको सब डोमिनेट कर रहे हैं। सेकेंड, कंपनी फॉलोज पनिशमेंट डिसिप्लिन टेक्निक, ऐसा कोई ये टेक्निक नहीं है, बस ये समझ लेना पनिशमेंट डिसिप्लिन टेक्निक यानी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टेक्निक फॉलो करता है कि जहां पे सिर्फ लीडर को ही डोमिनेट रखना चाहिए। तीसरा है, लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेट, ऑब्वियस सी बात है, सुटेबल तब है जब लीडर चाहते हैं कि मैं ही डोमिनेट रहूं, मेरी पावर किसी और के पास ना पहुंचे, डेलीगेट ना। तो पहला हमारे पास था ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव, जिसमें लीडर ही सिर्फ पावर अपने पास रखता है पूरी, बॉस ही, ठीक हो गया। सेकंड है, थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, सॉरी, कंटेंट पूरा इंक्लूड करने की कोशिश करिए, तो पूरा ही कंटेंट इंक्लूड करा है तो लंबा हो गया है, ठीक है। सो सेकंड है हमारे पास, सेकंड टाइप की लीडरशिप स्किल है डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव, इसको भी हम बोल सकते हैं, नाम से पता चल रहा है। ये होती है ग्रुप सेंट्रल लीडरशिप। ये क्या थी? बॉस सेंट्रल, सिर्फ बॉस डिसीजन लेता है, बट यहाँ पे ग्रुप सेंट्रल यानी लीडर के साथ एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स भी डिसीजन लेंगे। लीडर डेलीगेट्स द अथॉरिटी, यहाँ पे लीडर डेलीगेट नहीं कर रहा था अथॉरिटी, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी अपनी जो पावर है, अथॉरिटी मतलब पावर, वो डेलीगेट करा नहीं, अपने लोअर लेवल को भी प्रोवाइड करना है, सिर्फ नेक्स्ट लोअर लेवल को। डिसीजंस आर टेकन इन द कंसल्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज के कंसल्टेशन के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि खुद ही डिसीजन लेके कर दिया काम, सबके कंसल्टेशन ली जाती है इसमें। किसमें? डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव में। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इंप्रूव्स मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, डेफिनेटली समझ रहे होंगे, हलवा है, मोरल क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट मिल रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। सेकंड, इंप्रूव्स डिसीजन टेकिंग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, बार बार डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जो एबिलिटी है डिसीजन टेक करने की वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तीसरा, रिड्यूसेस टर्नओवर, टर्नओवर मतलब जॉब छोड़ देना, यानी एम्प्लॉइज जब रिजाइन कर देते हैं तो यहाँ पे जब उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है, उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, तो अल्टीमेटली टर्नओवर का सवाल उठता है, ये वो जॉब छोड़ेंगे क्यों? वो तो अच्छा चल रहा है, तो टर्नओवर क्या होगा? जॉब छोड़ना कम हो जाएगा एम्प्लॉइज की तरफ से। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव क्यों होगी? क्योंकि जब सब मिलके, लीडर भी अपना दिमाग लगा रहा है, एम्प्लॉइज भी अपना दिमाग लगा रहा है, तो मिलके जो डिसीजन आएगा वो कितना क्वालिटेटिव, मतलब कितना अच्छा होगा, राइट। सबका दिमाग मिलके इंक्लूड आएगा तो क्वालिटी डिसीजन हमारा निकल के आएगा। सो क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्स। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि लीडर डायरेक्ट डिसीजन ले रहा है, उसको पहले सबसे कंसल्ट करना है, उससे नीचे वाले से पूछना, नीचे वाले, इस सब प्रोसेस में करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो डील हो जाएगा टाइम, तो टाइम कंज्यूमिंग। फिर आता है लीडर्स मे गेट लेजी, यानी वो क्या हो, वो बहुत ज्यादा क्या पता लेजी बन जाएगी, वो जो भी उसका काम है वो सब उसको डेलीगेट कर देगा नीचे वाले को, खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो लेजी हो जाएगा। सो ये चांसेस भी इसमें होते हैं। जो डिसएडवांटेज ये भी है कि वो सारा काम बांट दे, खुद में कुछ ना करे। तीसरा, कंसल्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज मे बी कंसिडर्ड एज इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर, यानी वो बार बार अगर अपना काम डेलीगेट कर रहा है तो ये एक तरीके से ये शो कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा इनकम्पिटेंट है, वो उसके लायक नहीं है, क्योंकि उसको बार बार नीचे वाले से पूछना पड़ रहा है। सो वो इनकम्पिटेंट भी शो करता है, उसकी इनकम्पिटेंस, ठीक है। इसकी सुटेबिलिटी क्या? इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। देखो, लीडर को बीच में रखा है, सबऑर्डिनेट यहाँ है, यानी सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लीडर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी इसके साथ, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बीच में रखा हुआ सबके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है लीडर, ठीक है। सुटेबिलिटी क्या है? व्हेन गोल इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी ये उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के सुटेबल है जिसका मेन एम क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज की इंप्रूव करना। सेकंड, व्हेन लीडर्स वांट टू शेयर डिसीजन मेकिंग, यानी जब लीडर्स चाहते हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग शेयर हो नीचे वाले एम्प्लॉइज के साथ, तो उसमें ये सुटेबल है, राइट। तो ये हमारा हो गया डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। तीसरा आता है और लास्ट आता है फ्री रेंज या लाइसेंस फायर लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सही करा होगा मैंने शायद, ठीक है, मजाक में उड़ाना। फ्री रेंज या लाइसेंस फायर, इसमें क्या है? कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी इसमें पूरा ही डेलीगेट कर देना अथॉरिटी। यहां तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे,
यहाँ थोड़ा सा कर रहे थे सब मिलके, बट यहाँ तो लीडर कहता है भाई सब तुम करो, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं जीरो काम करूंगा, तो वो पूरा ही डेलीगेट कर देना अथॉरिटी को। वो हमारा इसके अंदर आता है सबऑर्डिनेट्स टेक डिसीजंस ऑल बाय देमसेल्व्स, यानी सारे डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हो रहे हैं कौन लेगा, एम्प्लॉइज ही लेंगे। लीडर का कोई रोल नहीं है, 0% रोल, बस कभी इंफॉर्मेशन उधर करनी हुई तो कर लेगा, बाकी उसका कोई रोल नहीं डिसीजन मेकिंग में। ठीक हो गया। इसके देख लेना है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो लीडर यहाँ पे देखो इस ग्राफ में लीडर अलग ही सबसे ऊपर खड़ा है, सबऑर्डिनेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब आपस में लगे पड़े इंटरेक्शन में, बट लीडर तो बिल्कुल ऊपर है, इससे रिलेट कर ही नहीं रहा। तो यानी सिर्फ काम सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, लीडर एक अलग से बना देना एग्जाम में, यानी कि लीडर अलग है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सबऑर्डिनेट्स को बीच में पिच कर देना, बाकी ये बनाना हो तो ये बनाना, बुक में ये है। ठीक हो गया। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज। एडवांटेज इंप्रूव्स मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, मोरल इंक्रीज होगा, फिर से वही बात है, उनको डिसीजन मेकिंग पूरी करनी है, खुद ही सब करना है, उनका मोरल इंक्रीज होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन की हमको काम दिया जा रहा है, हम कर रहे हैं सब कुछ। सेकंड, मैक्सिमम डेवलपमेंट एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट मैक्सिमम निकल के आएगा क्योंकि पूरा ही काम वो कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है, इतना ही लिखना है आपको, वैसे बाकी समझ तो गए होंगे आई होप। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज, यानी जितनी कैपेसिटी एम्प्लॉइज की है पूरी, जो 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई टोकेगा नहीं, जितना वो जैसा स्किल, जैसी क्रिएटिवनेस, जैसा वो आइडिया लाएंगे सब चलेगा यहाँ पे। तो उनका जितना भी क्या बोलते हैं कैपेसिटी है, जितना भी वो कर सकते हैं वो सब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा 110%, राइट। तो ये हमारे एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट गाइडेंस ऑफ लीडर, ठीक है, सब लीडर ने पूरा ही नीचे कर दिया तो उनको तो गाइडेंस मिल ही नहीं पाएगी लीडर की, तो एक डिसएडवांटेज बन जाता है। लीडर यार इंपॉर्टेंट तो है ना, लीडर है किसी बात के लिए, किसी रीजन के लिए होगा ना लीडर, तो ये गाइडेंस तो इंपॉर्टेंस है ही, तो उसको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। इग्नोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, वही बात बोली है, लीडर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो इग्नोर किया जा रहा है इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर, उसका तो पार्टिसिपेशन हो ही नहीं रहा है। तीसरा, सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जो सबऑर्डिनेट्स को कोई लीडर कोई गाइड ही नहीं कर रहा है तो सब अपने अपने तरीके से काम करने लग जाएंगे, तो बहुत ज्यादा खिचपिच हो जाएगी और गोल्स हमारे अचीव नहीं हो पाएंगे कभी कभी। सो लीडर नहीं है तो सब लोग अपने अपने डिफरेंट डायरेक्शन पर काम करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गोल कभी अचीव हो नहीं पाएंगे कुछ केसेस में, ठीक है। सुटेबिलिटी क्या है इसकी, सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड, ये तभी करा जा सकता है जब हमारे एम्प्लॉइज रिलायबल हो, वो बहुत ज्यादा अच्छे खासे एजुकेटेड हो एंड बहुत ज्यादा ट्रेंड हो कि वो खुद काम संभाल सकते हैं। सेकंड, सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, यानी वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है सबऑर्डिनेट्स की, हाँ हमको काम दो कि हम कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेहतर के लिए। सो अल्टीमेटली तभी हम ये वाला लीडरशिप स्टाइल लगा सकते हैं कि पूरा उन पर भरोसा कर सकते हैं, जब वो वेल ट्रेन्ड हो और जब वो सेल्फ मोटिवेटेड हो कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, राइट। थोड़ा लंबा हो गया होगा, मेरे को पता है, बट इसका लास्ट हमारा बचा है कम्युनिकेशन, जो उसके फॉर्मल इनफॉर्मल, वो कर लेना, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है। 3 हमने देखे, ऑटोक्रेटिक जिसमें सिर्फ बॉसी रिलेशन बिल्कुल डोमिनेंट रहता है, फिर और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव जिसको हम बोलते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा ग्रुप सेंटर रहता है, सब आपस में मिलकर करते हैं। फ्री रेंज में क्या होता है, बेसिकली पूरा ही डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी को। सो ये 3 लीडरशिप स्टाइल हमारे पास आती है, लीडरशिप स्टाइल्स। तो बस हमारा सब कंप्लीट हो गया, बस हमारा लास्ट बचा है कम्युनिकेशन जो एलिमेंट है। पहला हमने पढ़ा सुपरविजन, दूसरा हमने पढ़ा मोटिवेशन, तीसरा हमने पढ़ा लीडरशिप, चौथा लास्ट हमारा बचता है कम्युनिकेशन, उसके बेसिकली टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बस फिर ये चैप्टर पूरा खत्म है। इसका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी, बट वो कोर्स में साल नहीं है। सो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स, ठीक है। यहाँ पे तोड़ते हैं पहले इसको, कम्युनिकेशन रिफर्स टू आइडियाज को एक्सचेंज करना, अपने व्यूज एक्सचेंज करना, अपने ओपिनियंस एक्सचेंज करना, मैसेज एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, जो आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जनरली कम्युनिकेशन हमको बताइए क्या होता है। सो उसमें हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, व्यूज को एक्सचेंज करते हैं, मैसेज, इन्फॉर्मेशन को बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी 2 पर्सन के बीच में वो होना चाहिए, ये नहीं कि अपने से ही बात करें तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा बंदों के बीच में बाय डिफरेंट मीन्स। मीन्स को ध्यान देना, मीन्स मतलब वो मीडिया जिसके थ्रू मैसेज हम भेज रहे हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, जिस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, राइट। सो क्या है, कम्युनिकेशन रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। मीन्स देख लेते हैं, मीन्स क्या क्या होते हैं, जैसे स्पोकन वर्ड्स हो गए, ठीक हो गया, रिटर्न वर्ड्स, डायग्राम्स, गेस्चर्स, बोले हुए शब्द, लिखे हुए शब्द, डायग्राम्स बना के जेस्चर्स के थ्रू, यानी जो 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 बेसिकली सुन नहीं पाते उनको हम जेस्चर्स की तरह से बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास मीन्स होते हैं। हमारे मीन्स यानी वो मीडिया जिसके थ्रू हम अपने बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन हो गया हमारी डेफिनेशन के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन करने के लिए पूरा एक बंदे से बात करने के लिए, 2 बंदों से बात करने के हमें प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो ये हमारी प्रोसेस है। इससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं टर्म्स का मतलब। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर मतलब वो पर्सन जो मैसेज भेज रहा है, जिसके माइंड में एक मैसेज बना हुआ है, जिसको कन्वे करना है, जिस बंदे को कन्वे करना है, ठीक है। मैसेज पर्टिकुलरली एक आइडिया, एक इंफॉर्मेशन जो सेंडर भेजना चाहता है, दैट इज अ पर्टिकुलर मैसेज, कोई भी आइडिया, इंफॉर्मेशन। एनकोडिंग मतलब वो आइडिया, तो देखो वो जो बंदे के जो सेंडर है उसके मन में जो आइडिया है वो सामने वाला ऐसे थोड़ी समझ पाएगा, उसके मन में है तो वो थोड़ी समझ सकता है। तो अल्टीमेटली एनकोड करना, एक फॉर्मेट में, एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी आइडिया को
एक लैंग्वेज का रूप देना, उसको हम लोग बोल सकते हैं एनकोडिंग, राइट। आइडिया को लैंग्वेज में रूप देना एनकोडिंग, ठीक हो गया। फिर ये जो मैसेज एनकोड करके भेज रहा है उसके लिए उसको चाहिए रहेगी मीडिया। मीडिया मतलब कोई भी सोर्स, जैसे आपको किससे बात करनी है, आप क्या करते हैं, आप फोन कर सकते हैं, आप लेटर के थ्रू बात कर सकते हैं, आप लेटर भेज के बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मतलब मीडिया, राइट। उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब होता है जो यहाँ पे मैसेज हमने एनकोड करके भेजा है उसको डिकोड करना ताकि रिसीवर समझ सके। जहां पे सेंडर ने मैसेज को एनकोड अपनी भाषा में करा है, अब अल्टीमेटली समझना तो रिसीवर को है, तो वो उस एनकोडेड मैसेज को एक डिकोड करेगा उसको समझने के लिए, अपने खुद को समझने के लिए रिसीवर। तो यहाँ पे मैसेज को डिकोड करना यानी जो एनकोडेड मैसेज है उसको इस फॉर्मेट में लाना ताकि रिसीवर समझ सके, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लाना ताकि रिसीवर समझ सके जिसको एक्चुअली में ये चीज समझनी है। तो ये डिकोड करके मैसेज रिसीवर के पास, रिसीवर कौन है, वो पर्सन जिसको मैसेज दिया जा रहा है, जो मैसेज के पाने के जो बेसिकली सेकंड जो पर्सन है जिससे बात करी जा रही है उसको हम रिसीवर बोलेंगे, ठीक हो गया। फीडबैक। फीडबैक क्या है, बेसिकली जब फीडबैक मतलब कि जब रिसीवर के पास एक मैसेज पहुंच जाता है तो वो बताता है सेंडर को कि हाँ मेरे पास मैसेज पहुंच गया, और वो जो अपना आइडिया है, सजेशन है, जो भी उसको बात करनी है, रिप्लाई करता है, वो उसको हम बोलते हैं फीडबैक। यानी हमारा मैसेज पहुंच चुका है, तुम्हारा मैसेज मेरे पास पहुंच चुका है, तो इसको हम बोलेंगे फीडबैक, जो वो भेजता है सेंडर को, राइट। तो ये टर्म हमें बताने से सेंडर जो भेज रहा है मैसेज, जो कंटेंट है, जो आइडिया है, एनकोड यानी आइडिया को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मीडिया यानी लेटर, फोन कॉल, जो भी आपको चूज करना है, डिकोड यानी जो एनकोडेड मटेरियल है उसको इस तरीके से डिकोड करना कि बेसिकली जो रिसीवर है उसको समझ में आ सके, उसकी अपनी लैंग्वेज में। रिसीवर यानी वो पर्सन जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, जो बेसिकली जिसको हम भेजना चाह रहे हैं वो होगा रिसीवर, जिसके पास वो मैसेज पहुंचेगा। एंड फीडबैक बेसिकली रिस्पॉन्स की वो मैसेज उसके पास पहुंच चुका है एंड उसके साथ कोई सजेशन देना है तो दे दो। तो ये हमारे बेसिकली हमें टर्म से पता होनी चाहिए। अब प्रोसेस कैसे चलती है, सिंपल प्रोसेस है। सेंडर क्या करता है, सेंडर के मन में एक मैसेज आता है, सेंडर के माइंड में एक मैसेज बनता है, यानी उसके पास एक आइडिया बनता है, उसको एक आइडिया मिलता है कि उसको भेजना है किसी बंदे को, तो वो उस आइडिया को एनकोड करता है यानी पर्टिकुलर लैंग्वेज के फॉर्म में लाता है। देन वो एक मीडिया चूज करता है कि उसको भेजना है जिस बंदे को, उसको किसके थ्रू भेजें, या तो लेटर के थ्रू भेजें, फोन कॉल के थ्रू भेजें, ईमेल के थ्रू भेजें, किसी पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू भेजें, तो वो चीज चेक करना। एंड मीडिया चूज करने के बाद वो मैसेज रिसीवर के पास जाने से पहले रिसीवर करता है उसको डिकोड, यानी जो मैसेज वहां पे एनकोड करके भेजा गया है वो तो सेंटर ने अपने भाषा में भेजा है कि उसको समझ में आ सके रिसीवर को, लेकिन अल्टीमेटली रिसीवर को भी पर्टिकुलर जो एनकोडेड मैसेज है उसको डिकोड करना पड़ेगा ताकि वो खुद समझ सके, राइट। सो वो क्या करता है, डिकोड करता है तो ताकि वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाए, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर लेता है एंड उसके बाद वो उसको एक फीडबैक भेजता है सेंडर को कि हाँ ये मैसेज मुझे मिल चुका है। फीडबैक रिस्पॉन्स भेजता है जिसको हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स भेजता है कि ये मैसेज मेरे को मिल चुका है और वो सेंडर को भेज देता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि प्रोसेस शुरू तो सेंडर से हो रही है, खत्म कहां हो रही है, खत्म भी सेंडर के पास ही हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है इस प्रोसेस में, जो शुरू सेंडर से होता है और खत्म भी सेंडर पे होता है, राइट। तो दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे देखिए प्रोसेस में बेसिकली एक नॉइज टर्म का भी एलिमेंट आता है जो कि प्रोसेस का पार्ट नहीं बट एक एक्स्ट्रा हमको पता होना चाहिए, राइट। नॉइज मतलब क्या होता है, नॉइज ना देखो हर जगह इन्वॉल्व रहता है कहीं ना कहीं। नॉइज हमें क्या पता है, एक एलिमेंट जो कि क्या कॉज करता है, डिस्टर्बेंस कॉज करता है या इंटरप्शन कॉज करता है। यानी कि कोई प्रोसेस चल रही है, कोई किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो बीच में एक एलिमेंट आ जाता है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करता है, बहुत ज्यादा इंटरप्शन कॉज करता है और वो कम्युनिकेशन होने से रोकता है, दैट इज नॉइज। जैसे कि आपने फोन कॉल से किसी से बात करनी है तो टेलीफोन कनेक्शन कट जाना, ईमेल में इंटरनेट काम ना करना, तो इस तरीके से कुछ डिस्टर्बेंस कॉज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज, दैट इज नोन एज नॉइज। ये भी इसका पार्ट है। अब लास्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जो हम कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, किस फॉर्म्स के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दो टाइप के हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाम से पता चल रहा होगा शायद, बट अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस बिटवीन पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो रहा है किनके बीच में, जो आपस में ऑफिशियली रिलेटेड है। जैसे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर जो आपस में बात कर रहे हैं, सेल्स पर्सन जो अपने सेल्स मैनेजर से बात कर रहे हैं, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। काम से रिलेटेड बातें हो रही है और किसके बीच में हो रही है, जो आपस में काम से रिलेटेड हैं लोग। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, नहीं। ऑफिशियली क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, काम से रिलेटेड बात, और काम जो जिसके बीच में बात हो रही है वो आपस में रिलेटेड भी है एक दूसरे से, राइट। तो क्या होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। एग्जांपल, फिक्सिंग ऑफ अथॉरिटी, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी किसी को पास करना सबऑर्डिनेट को, वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है कि बता रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना उनको, वो भी क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, राइट।
जनरली इन रिटर्न फॉर्म। ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है, जनरली क्या होता है ये रिटर्न फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न फॉर्म में होगा तो एक प्रूफ रहता है, हमेशा एक सिस्टमैटिक काम रहता है, राइट। तो ये रिटर्न फॉर्म में जनरली देखा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके फीचर्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड यानी जितनी भी ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हमेशा करी जाती है हमारे पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। सेकंड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक यानी एक टर्म याद रखना, ये करता है फॉलो स्केलर चेन को, स्केलर चेन को फॉलो करता है, सिस्टमैटिक होता है। यानी इसमें जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस चलती है वो स्केलर चेन की चलती है, यानी सुपीरियर पहले सबऑर्डिनेट को बताता है, फिर सबऑर्डिनेट उसको बताता है, तो एक प्रॉपर चेन फॉलो होती है। आपने शायद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऐसे करके जाती है इसके पास, फिर इसके पास, ये नहीं ऐसे ऐसे नहीं, सीधा जाएगी ऐसे करके, एक पर्टिकुलर चेन फॉलो करेगी, तो सिस्टमैटिक होती है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की प्रोसेस। तीसरा आता है नोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इस पर्टिकुलर फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो बंदा इंफॉर्मेशन पास कर रहा है उसका पता होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा बात कर रहा है, इसने ये इन्फॉर्मेशन पास करी है। तो कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास होती है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं कि ये तुमने पास करी है। सो जो बंदा इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है हमें पता होता है कि वो कौन है इस पर्टिकुलर उसमें, क्योंकि हम स्केलर चेन फॉलो कर रहे हैं, बीच बीच नहीं। फोर्थ इम्पर्सनल, यानी इसमें कोई बायसनेस नहीं है, अपने खुद के ओपिनियंस नहीं है, पर्सनल नहीं है। इम्पर्सनल यानी कि हम ऑफिशियली बात कर रहे हैं, हम अपना पर्सनल बायसनेस यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, सो नो बायसनेस, यहाँ पे बायसनेस नहीं होगी। फिर डिले इन्फॉर्मेशन, डिले होगा इन्फॉर्मेशन को पास करने में। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्केलर चेन को, ऐसे करके फॉलो कर रहे हैं, हमें टाइम लग रहा है इन्फॉर्मेशन पास करने में, हम सीधे ऐसे पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक चेन फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू पास इन्फॉर्मेशन, राइट। अभी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी कुछ टाइप्स आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन या नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वो क्या है, एक है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन। तीन टाइप के कम्युनिकेशन हमारे फॉर्मल के अंदर आते हैं, सबसे पहले वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर डायगोनल। वर्टिकल मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, और डायगोनल मतलब ऐसा, ठीक हो गया। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं दो। पहला होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी सुपीरियर क्या करता है, सबऑर्डिनेट को पास करता है इंफॉर्मेशन, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, ठीक है ना, एक ऊपर वाला नीचे को पास कर रहा है, दैट इज डाउनवर्ड पासेज ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोल सकते हैं हम लोग। एग्जांपल, यानी किस टाइप की इंफॉर्मेशन पास करता है, जैसे कोई ऑर्डर पास करना हुआ, कोई गोल बताना हुआ ऑर्गेनाइजेशन का है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन पास करता है डाउनवर्ड, उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट को। फिर है बी है अपवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन इसी के अंदर क्या है, जिसमें सबऑर्डिनेट सुपीरियर को पास करता है, यानी जूनियर सीनियर को इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, दैट इज अपवर्ड, यानी ऊपर इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, यानी जूनियर सीनियर को इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन पास होती है, एग्जांपल, कोई एडवाइस देना या कोई ग्रीवेंसेस बताना, यानी जो कोई एडवाइस नीचे वाले एम्प्लॉइज को बताए कि आप हमारे साथ ये करिए, ये चीजें प्रोवाइड करिए, तो एक एडवाइस देना, दूसरा ग्रीवेंसेस यानी परेशानियां बताना अपनी, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन इसके अंदर पास होती है, यानी ये हो गया आपका डाउनवर्ड, ये हो गया आपका अपवर्ड। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर दो आती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सेकंड टाइप की जो मेन हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन आती है वो आती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी इस टाइप की हमारी इंफॉर्मेशन पास जब होती है, यानी क्या हुआ, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स ऑफ सेम लेवल, यानी जब इंफॉर्मेशन दो से ज्यादा लोगों के पास होती है जो सेम लेवल में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो सेम लेवल में काम कर रहे हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन पास होती है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एग्जांपल, परचेस मैनेजर को इंफॉर्मेशन पास कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर को, यानी कोई परचेस मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर दोनों है एक ही पोस्ट पे, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हो रहा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी दोनों एक ही लेवल पे है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट। तीसरा आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल मतलब ऐसा टेढ़ा, इसमें क्या होता है, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल, इसमें डिफरेंट लेवल के साथ वो डिफरेंट डिपार्टमेंट भी होगा, राइट। सेल्स का बंदा जब प्रोडक्शन मैनेजर की बात करेगा, नहीं देखो सेल्स का बंदा क्या एक जूनियर है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एक सीनियर है, प्लस वो दूसरे डिपार्टमेंट का, यानी डायगोनल की बात करता है। सो एग्जांपल, सेल्समैन अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट का होगा, वो ऊपर वाले लेवल का होगा, डिफरेंट उसका होगा लेवल का, राइट। सो बिटवीन टू और मोर पर्सन्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट का और डिफरेंट लेवल का होगा, राइट। तभी तो यहाँ पे सेल्समैन यहाँ पे है, इसके सेल्समैन यहाँ पे होता है, सेल्स मैनेजर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, यहाँ पे प्रोडक्शन पर्सन है, तो ये इससे बात कर रहा है, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो तीन क्या हुए, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल आपस में सेम लेवल पे, इसमें डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट में बात करना, वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। तो इसी में हमारे दूसरे टाइप का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आता है, एक हमने पढ़ी फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने उसके तीन टाइप्स पढ़े, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब हमारा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसको पढ़ना है एंड उसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है, और इसका एक टॉपिक और बचा है, बस एक टॉपिक जो कि है इसके एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बस लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म है, आई प्रॉमिस, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, रिफर्स टू अनऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु आर नॉट ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन नहीं है,
एंड उनके बीच में हो रहा है जो आपस में रिलेटेड भी नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफिशियली। सो क्या होगा, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल हु आर नॉट ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन यानी काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन नहीं, फालतू की बकवास वाले जो कम्युनिकेशन होते हैं, गॉसिप, ये सब फालतू बकवास, वो वाले कम्युनिकेशन। पाथ ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी जिगजैग एंड कंफ्यूजिंग, यानी इसका जो पाथ होता है, जो बात फैल रही है, बहुत ज्यादा जिगजैग मैनर में होता है एंड कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन। याद रख लेना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन। केस स्टडी में आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन बिकॉज ये बहुत ज्यादा जिगजैग मैनर में चलता है एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसेस, मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से चलता है, तो इसलिए इसको हम ग्रेपवाइन बोलते हैं। मैं भी मतलब नहीं समझ पाया कि क्यों इसके ऐसा क्यों है, जिगजैग चल रहा है तो ग्रेपवाइन ही क्यों बोला, मुझे ये चीज पता नहीं है। तो बस आप याद रखें ना, ग्रेपवाइन बोलते हैं इसको क्योंकि ये जिगजैग और कंफ्यूजिंग मैनर में चलता है, राइट। इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर है फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, यानी ये क्या करता है, फोकस करता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के ऊपर, यानी इंप्लॉइज को काम से हटके उनको कुछ करने को मिलता है, उनको फ्रेंडलीनेस डेवलप करने को मिलती है, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है साइकोलॉजिकल, अंदर से उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेकंड, फास्ट, यानी इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फास्ट फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ऐसे पास कर देते हैं इस जगह पे, बट हम सीधे यहाँ पे पास कर सकते हैं, सो इन्फॉर्मेशन फास्ट फ्लो करेगी। तीसरा, स्प्रेड रूमर्स। रूमर्स होते हैं इसमें ज्यादा स्प्रेड, क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल सकते, जो बंदा एक्चुअल में रूमर स्प्रेड कर रहा है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कहीं से कुछ भी बोल रहा है, तो रूमर स्प्रेड जो हो रहे हैं हम उसको रोक नहीं सकते, तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो रूमर्स हैं, झूठी अफवाहें हैं, वो फैल जाए। चौथा, गेट डिस्टॉर्टेड। गेट डिस्टॉर्टेड मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे बोला कि आज खाने में आलू का पराठा बना है, आपने किसी और को बोला कि आज आलू पराठे के साथ अचार बना है, उस बंदे ने बोला आलू पराठे के साथ अचार के साथ दही बना है, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो रही है जैसे जैसे वो पास हो रही है, क्योंकि हम नहीं किसी को रिस्पॉन्सिबल करा पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, बहुत ज्यादा फालतू बकवास आ जा रही है बीच में, अनसिस्टमेटिक मैनर में आ जा रही है। फिफ्थ, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को बतानी चाहिए, वो भी लीक हो सकती है, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते कि इसने इन्फॉर्मेशन पास करी है, ये सोर्स है, तो हम नहीं पकड़ सकते किसी को, राइट। सो ये 5 हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वैसे लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है हमारा एडवांटेजेस ऑफ इन्फॉर्मल। सबसे पहला है एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, इट ट्रेवल्स फास्ट सो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड, यानी बहुत जल्दी फास्ट फ्लो करता है, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी इसमें फास्ट फ्लो करती है, तो अल्टीमेटली कोई अर्जेंट मैटर होगा तो हम लोग इन्फॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि जल्दी इन्फॉर्मेशन पास हो सके, अर्जेंट मैटर होता है। एक्यूरेट रिस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी एक्चुअली में जो एम्प्लॉइज फील करते हैं, फ्रीली वो जो फील करते हैं वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से फीडबैक एक्चुअल में दे सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, बिना किसी की रोक टोक के। प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉइज सो रिड्यूसेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, यानी इमोशनल रिलीफ प्रोवाइड करता है, वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेज करने से रिलेटेड जितनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम होती है वो सब क्या होती है, बेसिकली बहुत ज्यादा रिड्यूस जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली रिलीफ पा लेते हैं। सो दैट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहला, फास्ट ट्रैवल करता है तो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं इसके थ्रू, एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिल सकता है, एंड इमोशनल रिलीफ प्रोवाइड करता है, ताकि इससे क्या होता है, हमारे मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज डायरेक्टिंग, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम A to Z, स्क्रैच से लेकर पूरा कंप्लीट करा गया है, नोट्स देख लेना, एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को एक बार समझ लेना तो आपको कोई नहीं रख सकता फुल स्कोर करने से। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर डायरेक्टिंग, बहुत बिजी राइटिंग है, डायरेक्टिंग इतना ही है। एंड और एक चीज और, अगर वीडियो समझ में आएगी तो लाइक कर देना, एंड कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लेट्स गो। Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private